दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। रात के बज चुके हैं 9 और रेडियो उड़ान पर हर शुक्रवार डिसेबिलिटी न्यूज और बहुत से सेगमेंट से भरा आप अपडेटेड प्रोग्राम सुनते हैं कम्युनिटी कलर्स, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट रेडियो उड़ान को भी आप बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, पसंद करते हैं। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और बहुत बार हमसे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, जिसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और हम आपको साथ ही साथ ये भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, हम ऐसी कोशिशें लगातार करते रहेंगे। बहरहाल रेडियो उड़ान ऐप हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है और इसके साथ ही हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी डायरेक्ट प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। यहां से ही हमारी पीसी के लिए प्लेलिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप VLC मीडिया प्लेयर या विनैम्प जैसे मीडिया प्लेयर्स पर प्ले करके रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स और एप्स जैसे गूगल मिनी, एलेक्सा, ट्यूनिंग जैसी एप्स पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है। इसके साथ ही बहुत सारे दूसरे ऑनलाइन रेडियो स्टेशंस प्रोवाइड करवाने वाली बहुत सारी एप्लीकेशंस के जरिए आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहरहाल हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान। इसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना वक्त गवाए आइए सुने सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। रशिया यूक्रेन युद्ध के विकलांगों पर परिणाम। यूक्रेन में लाखों विकलांग लोगों को छोड़ दिया गया, चैरिटी समूहों को डर और चिंता। MP में पुलिस के साथ पहुंचे हिंदू जागरण मंच के और प्रजापति समाज के लोग। कछवा बरखेड़ा की मूक बधिर पर रेप का मामला। चेन्नई राइट्स एक्टिविस्ट ने 2500 की व्हीलचेयर सेवा के लिए एयरलाइंस की है खिंचाई। iSTEM कॉन्फ्लुएंस 2022 की घोषणा। कोलकाता जा रहे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर व्हीलचेयर के साथ बेंगलुरु हवाई अड्डे पर फंसे। ऑक्सफोर्ड रिसर्च एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित हुआ विकलांग चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि के विषय पर एक लेटेस्ट रिसर्च। क्या मानसिक बीमारी के लिए उपचार से इनकार बन सकता है तलाक का आधार? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। विकलांग अधिकार कार्यकर्ता ने जम्मू विश्वविद्यालय को उपहार में दिया ब्रेल लिपि साहित्य। पीएम मोदी ने कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण को समर्पित आर्ट गैलरी का किया उद्घाटन। दृष्टिबाधितों के लिए RK लक्ष्मण के बारे में म्यूजियम में लगाए गए 60 ब्रेल पैनल्स। तमिलनाडु सरकार ने अपना निर्णय लिया वापस। विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्गठित कल्याण बोर्ड पर रोक दिया जियो। डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट ने ली राहत की सांस। UGC ने बढ़ाई विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप आवेदन की समय सीमा। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कम्युनिटी कलर्स ऑनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे गौरी और आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज एंड अपडेट शो कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, हेडलाइंस हो चुकी है।
अब समय हो रहा है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनने का। आइए सुनते हैं खबरें विस्तार से। विकलांग अधिकार कार्यकर्ता ने जम्मू विश्वविद्यालय को उपहार में दिया ब्रेल लिपि साहित्य। फ्रेंड्स, एक अधिकारी ने कहा कि विकलांग अधिकार कार्यकर्ता संध्या धर ने 6 मार्च को जम्मू विद्यालय को अलग अलग विकलांग लोगों के अधिकारों पर ब्रेल लिपि में साहित्य उपहार में दिया है। संध्या धर, जो गैर सरकारी संगठन जिगर की अध्यक्षा भी है, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार RPWD अधिनियम और इससे संबंधित साहित्य का एक विस्तृत फॉन्ट संस्करण भी प्रस्तुत किया गया है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से UGC HRDC की निदेशक SK पंडिता और विश्वविद्यालय की गृह विज्ञान विभाग की प्रमुख समृद्धि अरोड़ा ने उपहार को स्वीकार किया। मानवता कल्याण संगठन कश्मीर के धर और जावेद अहमद टाक, दोनों प्रमुख विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता, इन्होंने भी UGC HRDC और विश्वविद्यालय के विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मानवाधिकारों में चल रहे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकार विषय पर व्याख्यान दिया। प्रवक्ता ने जानकारी दी कि RPWD अधिनियम के संस्करण भुवनेश्वर, उड़ीसा के एक गैर सरकारी संगठन स्वाभिमान द्वारा तैयार किए गए हैं और ये स्क्रिप्ट विश्वविद्यालय के दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले छात्रों के बीच बहुमूल्य जानकारी के प्रसार के लिए उपयोगी होगी। टाक ने अपने व्याख्यान में विकलांगता के विभिन्न मॉडल्स जैसे कि सामाजिक मॉडल, दान मॉडल, विकासात्मक मॉडल पर विस्तार से बताया और कहा कि उनका विचार है कि यदि विकलांगों को अपने पूर्ण मानव क्षमता का एहसास करना है तो उन्हें बिना शर्त स्वीकृति और गैर भेदभाव की आवश्यकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि समानता का अधिकार, विवाह और परिवार का अधिकार, सूचित सहमति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार बुनियादी मौलिक अधिकार है जिनकी विकलांगों को भी आवश्यकता और आकांक्षा है। धर ने उल्लेख किया कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 और RPWD अधिनियम 2016 ने ये सुनिश्चित किया है कि विकलांग लोगों को उनके अधिकारों का आनंद मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि इन अधिनियमों के कार्यान्वयन में कुछ खामियां हैं। आगे उन्होंने एक विकलांगता कार्यकर्ता और सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित एक व्यक्ति के रूप में अपनी यात्रा के किस्सों को इस बात पर प्रकाश डालने के लिए साझा किया कि विकलांग व्यक्तियों को अक्सर हाशिए पर रखा जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। MP में पुलिस के साथ पहुंचे हिंदू जागरण मंच के और प्रजापति समाज के लोग। कछवा बरखेड़ा की मूक बधिर पर रेप का मामला। दोस्तों, खबर है कि पिछले रविवार को बड़ी संख्या में हिंदू जागरण मंच के तथा प्रजापति समाज के लोग तथा पुलिस अधिकारी MP के गांव कछवा बरखेड़ा पहुंचे। इस समय जमाव ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और उनके संरक्षण की मांग करते हुए गांव में प्रदर्शन किया। इस मामले में आरोपी परिवार के अन्य सदस्यों के इस दुष्कृत्य में शामिल होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पीड़ित परिवार को आरोपी परिवार सता और धमका रहा है। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि वे अपने स्तर पर इस मामले को कोर्ट के बाहर ही सुलझा सकते हैं, लेकिन वे कानून का सम्मान करते हैं और इसीलिए कानूनी माध्यम से न्याय की मांग करते हैं। इस मौके पर तहसीलदार और PI भी मौजूद रहे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पीड़िता मूक बधिर एक 17 वर्षीय बालिका है। ये घटना 28 फरवरी की बताई जाती है। आरोपी बिलाल खान इस समय पुलिस की हिरासत में है, परंतु उसका सहयोग करने वाले लोग, उसके परिवारजन आपत्तियां खड़ी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बलात्कार का ये दुष्कर्म बिलाल खान के घर पर ही किया गया, लेकिन घर वाले और पड़ोसियों ने पीड़ित के वहां होने की जानकारी को छुपाते हुए उसके परिवार को गुमराह करने की कोशिश की। कुछ समय बाद ही पीड़िता बिलाल के घर से रोते हुए बदहाल बाहर निकलती पाई गई। इन्हीं सब चीजों के चलते घरवाले तथा पड़ोसियों पर भी ये आरोप लगाया जा रहा है
कि वे दुष्कर्म के भागीदार हैं। पुलिस प्रशासन ने न केवल बिलाल खान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि इन सभी परिजनों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी भी सहयोगी पर कार्रवाई नहीं की है। जिला प्रशासन को पूरी घटना की जानकारी पीड़िता के परिवार ने दी है। प्रजापति समाज के सदस्यों ने कहा है कि अगर अगले 1 हफ्ते के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की गई या फिर केस पंजीकृत नहीं किया गया तो वे सभी इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे। कछुआ बरखेड़ा में भव्य जनसमुदाय को जमा कर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने शोषित परिवार के तुरंत संरक्षण की मांग की है। साथ ही ये कहा है कि अधर्मियों का संरक्षण करना भी उतना ही बड़ा पाप है। अगर प्रशासन इस मामले पर निर्णायक कार्रवाई नहीं करता है तो इसके लिए हम सक्षम हैं। निर्णय आने के 48 घंटों के बाद भी हम कार्रवाई को पूरा कर सकते हैं। इस विषय पर पुलिस का कहना है कि रविवार को एकत्रित भीड़ की ओर से मिले आवेदन पत्र पर पुलिस विचार करेगी। इस पत्र में अन्य व्यक्तियों के इस दुष्कर्म में शामिल होने पर जानकारी दी गई है। पुलिस इस विषय पर अधिक जांच करेगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण को समर्पित आर्ट गैलरी का किया उद्घाटन। दृष्टिबाधितों के लिए आर.के. लक्ष्मण के बारे में म्यूजियम में लगाए गए 60 ब्रेल पैनल्स। दोस्तों, पिछले रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण को समर्पित एक आधुनिक आर्ट गैलरी सह संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। आर.के. लक्ष्मण के परिवारजन और परिजनों की माने तो ये उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। इसके बारे में श्री चिंतामणि हसबनीस बताते हैं कि आर.के. लक्ष्मण कहते थे कि वो चाहते थे कि उनके कार्टून्स और क्रिएचर्स नेत्रहीनों को दिखाए जाए। हमारे नेत्रहीन मित्र अब संग्रहालय में लगभग 60 ब्रेल पैनल्स की मदद से आर.के. लक्ष्मण के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, पुणे की बालेवाड़ी में स्थित इस आर्ट गैलरी का मुख्य आकर्षण मालगुड़ी गांव पर आधारित एक लघु मॉडल है, जो दृश्य श्रव्य प्रभाव के माध्यम से वस्तुतः जीवंत लगता है। इस आर्ट गैलरी में कार्टूनिस्ट द्वारा बनाए गए 30,000 से भी अधिक कालातीत रेखा चित्र भी है, जो उनकी रचना द कॉमन मैन के लिए जाने जाते हैं। ये रेखा चित्र डिजिटल और भौतिक दोनों स्वरूपों में उपलब्ध है। फ्रेंड्स, वैसे तो मालगुड़ी दक्षिण भारत का एक काल्पनिक शहर है, जिसे आर.के. लक्ष्मण के भाई आर.के. नारायण ने अपने लघु कहानी संग्रह मालगुड़ी डेज के माध्यम से बसाया था। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं आर.के. लक्ष्मण की बहू उषा लक्ष्मण जी को बधाई देना चाहता हूँ। आर.के. लक्ष्मण को समर्पित एक अत्याधुनिक गैलरी का उद्घाटन किया गया है। मैं उषा जी और उनके परिवार को समर्पण के लिए बधाई देता हूँ। इस परियोजना को पूरा करने में प्रतिबद्धता और उत्साह दिखाने वाले सभी कर्मचारियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने MIT कॉलेज ग्राउंड से वस्तुतः इस आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया है, जहां उन्होंने कई अन्य ढांचागत परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया, जिसमें पुणे की मेट्रो सेवा शामिल है। उषा लक्ष्मण ने कहा कि ये सब 26 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था, जब आर.के. लक्ष्मण का निधन हुआ। उन्होंने मीडिया से कहा कि हालांकि पीएम मोदी पुणे में आर.के. लक्ष्मण के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महान कार्टूनिस्ट को समर्पित एक संग्रहालय बनाने की घोषणा करने का निर्देश दिया था। रशिया यूक्रेन युद्ध के विकलांगों पर परिणाम। यूक्रेन में लाखों विकलांग लोगों को छोड़ दिया गया, चैरिटी समूहों को डर और चिंता। दोस्तों, जैसे ही रशिया के आक्रमण ने अपने 12वें दिन में प्रवेश किया, लोग सुरक्षा के लिए यूक्रेन से बाहर भागने लगे। हालांकि यूक्रेन में लाखों विकलांग लोगों को कथित तौर पर छोड़ दिया गया है या माफ कर दिया गया है, लेकिन कई चैरिटी संगठनों ने ये चेतावनी दी है कि कुछ ही विकलांग लोग सीमा तक पहुंच पाए हैं और जोर देकर कहा है कि वे विकलांग लोगों की मदद करने की कोशिश में हैं।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 24 फरवरी को रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद से 1.5 मिलियन से अधिक लोग यूक्रेन से भाग चुके हैं। हालांकि चैरिटी संगठनों को डर है कि कुछ लोगों को यूक्रेन छोड़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसमें विकलांग लोग भी शामिल हैं। मीडिया आउटलेट द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार सहायता कर्मियों ने जोर देकर कहा कि विकलांग लोगों को बाहर निकलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें परिवहन नहीं मिल रहा और संगठन उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद नहीं कर सकते हैं। कुछ धर्मार्थ संगठनों ने सीखने की अक्षमता वाले वयस्कों और बच्चों के लिए चिंता व्यक्त की है और इस बात पर जोर दिया है कि उन्हें आवासीय घरों और अस्पतालों में छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि वहां काम करने वाले कर्मचारी यूक्रेन से भाग गए हैं। फ्रेंड्स, यूरोपियन डिसेबिलिटी फोरम के अनुसार यूक्रेन में 2.7 मिलियन विकलांग लोग पंजीकृत हैं। यूएस पार्टनरशिप फॉर इंक्लूसिव डिजास्टर स्ट्रेटजीज के आना लॉन्ड्रे, जो यूक्रेन से विकलांग लोगों को निकालने का समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने मीडिया आउटलेट इंडिपेंडेंट को बताया कि इन लोगों को पीछे छोड़ दिया जा रहा था क्योंकि संगठन उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अधिकांश विकलांग लोगों को निकालने में समस्या का समाधान करना पड़ रहा था या फिर बिल्कुल ही बाहर निकलने को नहीं मिल रहा था। आना लॉन्ड्रे ने बताया कि उन्हें परिवहन में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा था क्योंकि विकलांग लोगों को परिवहन की विशिष्ट आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, इस स्थिति पर EDF ने सांसदों से विकलांग लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। यूरोपीय विकलांगता फोरम EDF ने कहा कि यूक्रेन में उनके संपर्कों से पता चला है कि विकलांग लोगों की स्थिति भयावह है। यूरोपियन डिसेबिलिटी फोरम ने सांसदों और सभी मानवीय कार्यकर्ताओं से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि विकलांग लोगों को मानवीय सहायता मिले और उन्हें हिंसा और दुर्व्यवहार से बचाया जाए। इसके अलावा विकलांग लोगों को सहायता प्रोटोकॉल, सुरक्षा निकासी प्रक्रियाओं और सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहनी चाहिए। साथ ही विकलांग लोगों को पानी और स्वच्छता, सामाजिक सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और सूचना जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलती रहें। तमिलनाडु सरकार ने अपना निर्णय लिया वापस। विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्गठित कल्याण बोर्ड पर रोक दिया जियो। डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट ने ली राहत की सांस। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्गठित कल्याण बोर्ड की घोषणा के अपने आदेश को अस्थायी रूप से वापस ले लिया है। कुछ दिन पहले जब आदेश आया था तो इस पर डिसेबिलिटी जगत के कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई थी। समाज कल्याण और महिला अधिकार मंत्री गीता जीवन ने रविवार को ये घोषणा की है। आदेश में कहा गया था कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड में 4 आधिकारिक सदस्य होंगे, जिनमें एक विशेषज्ञ या विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ और गैर सरकारी संगठनों और संघों के 6 प्रतिनिधि शामिल होंगे। फ्रेंड्स, 2007 में डीएमके सरकार ने बोर्ड का गठन किया था। तमिलनाडु एसोसिएशन फॉर द राइट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड केयर गिवर्स के राज्य महासचिव एस नंबुराजन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से ये बोर्ड काफी हद तक गैर कार्यात्मक माने कि इनएक्टिव रहा है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस नई सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों की मदद के लिए इसका पुनर्गठन किया जाएगा। हालांकि सरकारी आदेश ने हम में से अधिकांश को चिंतित कर दिया था कि क्या विकलांग व्यक्तियों के मुद्दों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व किया जाएगा, खासकर जब से कुछ गैर आधिकारिक सदस्य थे जो सामाजिक गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारी थे। आदेश वापस लेने के फैसले का स्वागत करते हुए टीएमएन 3 दिसंबर के आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष दीपक नाथन ने कहा कि अधिकार आधारित और समुदाय आधारित संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो जमीनी स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाले मुद्दों पर काम कर रहे हैं और जानते हैं कि प्रभावी रूप से इसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
नेत्रोदया के संस्थापक सी गोविंद कृष्णन ने कहा कि बोर्ड के पुनर्गठन के प्रारंभिक प्रस्ताव जैसे कि जीओ में उल्लेखित है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में उल्लेखित 21 श्रेणियों के विकलांगों के प्रतिनिधित्व का अभाव है। किसी भी प्रतिनिधित्व का नाम अलग अलग से नहीं था। उन्होंने कहा, हम समय समय पर हस्तक्षेप करने के लिए मुख्यमंत्री के आभारी हैं। यूजीसी ने बढ़ाई विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप आवेदन की समय सीमा। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन माने कि यूजीसी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए दी जा रही राष्ट्रीय फेलोशिप NFPWD स्कीम के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को और आगे बढ़ा दिया है। अब आवेदन भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च कर दी गई है। इससे पहले ये 31 जनवरी थी। सभी इच्छुक उम्मीदवार यूजीसी की वेबसाइट पर दिया गया आवेदन पत्र भर सकते हैं। यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है ugc.ac.in। आवेदनकर्ता कुल 200 स्लॉट्स में से अपना फेलोशिप स्लॉट चुन सकते हैं। NFPWD के तहत सभी यूजीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इस शिष्यवृत्ति की अधिकतम अवधि 2 साल की है। एमफिल के छात्रों के लिए डिसर्टेशन सबमिट करने तक तथा पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल या थीसिस सबमिट करने में से जो अवधि छोटा होगा वो अवधि चुना जाएगा। आइए जानते हैं कौन से छात्र इस फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी विकलांग छात्र जो एमफिल या पीएचडी कोर्सेज कर रहे हो वो इस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम, पार्ट टाइम या चाहे किसी यूनिवर्सिटी या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से कोई भी विकलांग उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने हेतु पहले यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्कीम्स पेज को ओपन करें। इसमें फेलोशिप टैब दबाकर नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का ऑप्शन ढूंढें तथा इसके बाद सी डिटेल्स इन्फो पर क्लिक करें। अब आए नए पेज पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। अपनी बुनियादी जानकारी भर के आवेदन पत्र पूर्ण करें। आवेदन पत्र भरने के बाद सबमिट करें तथा इसे अपने पास सेव करें। दोस्तों, इस फेलोशिप के लिए मेरिट बेसिस पर माने कि कैंडिडेट को मिले गुणों के अनुसार चयन प्रक्रिया की जाएगी। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन माने कि स्नातकोत्तर परीक्षा के मार्क्स देखे जाएंगे। यूजीसी सिलेक्शन के बाद प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की एक सूची बनाई जाएगी। इस स्कीम के तहत जूनियर रिसर्च फेलो JRF को पहले 2 सालों के लिए 31,000 रुपए पर मंथ और SRF माने कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 35,000 रुपए पर मंथ की फेलोशिप दी जाएगी। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ, हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार, कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए। जब से कंप्यूटर आया ना, ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा।
चेन्नई राइट्स एक्टिविस्ट ने 2500 की व्हीलचेयर सेवा के लिए एयरलाइंस की है खिंचाई। फ्रेंड्स, दरअसल विकलांग अधिकार कार्यकर्ता राजीव राजन उस समय दंग रह गए जब यूएस बांग्ला एयरलाइंस ने उन्हें रविवार को चेन्नई हवाई अड्डे पर व्हीलचेयर सेवा के लिए 2500 रुपए का शुल्क भरने को कहा। श्री राजन, जो हवाई वाहक द्वारा उनके साथ किए गए उपचार से निराश थे, उन्होंने ढाका के लिए उड़ान में सवार होने के लिए चेन्नई हवाई अड्डे पर व्हीलचेयर सहायता मांगी थी। उसके विरोध करने के बाद एयरलाइंस पैसे वापस करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन एक क्षतिपूर्ति पर हस्ताक्षर करने के बाद ही उसे उड़ान में चढ़ने की अनुमति दी गई। राजन ने मीडिया आउटलेट एनडीटीवी से कहा कि ये मेरे पैरों के लिए चार्ज करने जैसा है। ये अवैध है और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन है। ये केवल पैसे के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप विकलांग व्यक्ति के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। इसे बुनियादी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन बताते हुए अब वो इस मामले को संबंधित अधिकारियों के सामने उठाने की योजना बना रहे हैं। उनकी पत्नी मीनाक्षी राजन, जो एक अधिकार कार्यकर्ता भी है, उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इसी मामले को देखने का आग्रह किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, हम फिर से शुरू नहीं कर सकते। ये मुद्दा है कि एयरलाइंस जमीनी सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क ले रही है और क्षतिपूर्ति भी ले रही है। हमने सोचा था कि 2007 में ये मामला सुलझा लिया गया है और ये भी कि 2022 में, और यूएनसीआरपीडी के चलते ऐसा नहीं होगा। फ्रेंड्स, घटना के बारे में पूछे जाने पर यूएस बांग्ला एयरलाइंस के चेन्नई कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि श्री राजन से एक स्थानीय एयरलाइंस को जमीनी समर्थन के लिए भुगतान करने के लिए 2500 का शुल्क लिया गया था। अधिकारी ने कहा, हम एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस है और शुल्क और कुछ भी नहीं, बल्कि जमीनी समर्थन के लिए हम स्थानीय एयरलाइंस को जो भुगतान करते हैं उसका एक संग्रह है। यह हमारे लिए पैसे कमाने का स्रोत नहीं है। व्हीलचेयर सेवाओं के लिए हम वास्तव में 35 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करते हैं। विशेष रूप से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पिछले साल अक्टूबर में विमान क्षेत्र के हितधारकों जैसे एयरलाइंस और हवाई अड्डों के लिए मसौदा निर्देश जारी किए थे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांग लोग आसानी से यात्रा कर सके। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि हवाई अड्डा संचालकों को विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था भी करनी चाहिए। दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि अगर विकलांग यात्री निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले उन्हें अपनी आवश्यकताओं के बारे में सूचित करते हैं, तो एयर कैरियर को आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। कोलकाता जा रहे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर व्हीलचेयर के साथ बेंगलुरु हवाई अड्डे पर फंसे। दोस्तों, बेंगलुरु में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भारतीय सांख्यिकी संस्थान के एक व्हीलचेयर से चलने वाले प्रोफेसर, जिन्होंने एयर इंडिया की उड़ान IE748 में सोमवार को कोलकाता के लिए टिकट बुक किया था, उनको विमान के कप्तान ने बोर्डिंग से वंचित कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि व्हीलचेयर उड़ान के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 महीने पहले एक ऐतिहासिक आदेश पारित करने के बाद एयरलाइंस से अपने कर्मचारियों को विकलांग लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होने के लिए कहा गया है। दोस्तों, प्रोफेसर कौशिक कुमार मुजुमदार, जो 2009 से एयरलाइन से यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने चेक इन काउंटर पर और फिर से विमान बोर्डिंग गेट पर बैटरी से चलने वाली व्हीलचेयर के बारे में कई सवालों के जवाब दिए। इससे पहले उन्हें सूचित किया गया था कि वो यात्रा कर सकते हैं, लेकिन विमान में उनकी व्हीलचेयर को अंदर नहीं लिया जाएगा। मुजुमदार यहाँ संस्थान मुख्यालय में बैठकों में शामिल होने को कोलकाता आ रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे मेरी व्हीलचेयर की बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा गया। मैंने समझाने की कोशिश की कि ये संभव नहीं है, लेकिन वे माने नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि मैं यात्रा कर सकता हूँ, लेकिन व्हीलचेयर को पीछे छोड़ना होगा। ये कोई विकल्प नहीं था क्योंकि व्हीलचेयर मेरा एक अविभाज्य हिस्सा है।
हालांकि एयर इंडिया ने दावा किया है कि मुजुमदार को पहले व्हील चेयर पर सवार होने वाले यात्रियों के प्रोटोकॉल के अनुसार सवार किया गया था, लेकिन जब उन्हें ITA के खतरनाक समान नियमों DGR के अनुरूप अपने व्हील चेयर की बैटरी हटाने के लिए कहा गया तो उन्होंने वैसा नहीं किया। एक अधिकारी ने कहा, हमारी इंजीनियरिंग और संचालन टीम ने बैटरी को हटाकर व्हील चेयर को समायोजित करने के लिए समर्थन दिया और बैटरी के साथ साथ व्हील चेयर की सुरक्षित ढुलाई को समायोजित करने के लिए प्रासंगिक मैनुअल को संदर्भित भी किया ताकि किसी भी सुरक्षा जनादेश से समझौता न हो, लेकिन यात्री ने इसके बिना यात्रा करने से इनकार कर दिया। जैसा कि कोई अन्य विकल्प नहीं था, यात्री को सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने के लिए उतरना पड़ा। एयरलाइंस ने कहा, उसी यात्री से जुड़ी एक समान घटना 2017 में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर हुई थी। उस समय भी उसकी बैटरी को प्रतिबंधित करने वाले नियम के चलते उन्हें विमान के अंदर ले जाने से मना कर दिया गया था। हालांकि मुजुमदार ने इस दावे का खंडन किया है कि वो चाहते थे कि व्हील चेयर को केबिन में ले जाया जाए। उन्होंने बताया कि व्हील चेयर को पिछले मौकों पर कार्गो होल्ड में रखा गया था, जब वो पहले भी एयरलाइंस के साथ उड़ान भर चुके थे, जिसमें वो बिना किसी परेशानी के अक्टूबर 2021 में बेंगलोर से कोलकाता की यात्रा कर चुके हैं। प्रोफेसर ने कहा कि मैं वर्षों से बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर का उपयोग करता हूँ और उसी एयरलाइन से यात्रा कर रहा हूँ। हाल के निजीकरण से पहले हमें अनिवार्य रूप से इस एयरलाइंस का उपयोग करने की आवश्यकता थी। AI में एक एम्बुलिफ्ट सेवा है जो विकलांग लोगों को बोर्ड और विमान से उतरने में मदद करती है। मुजुमदार गुरुवार को ISI कोलकाता में शिक्षकों की बैठक और अगले दिन वित्त समिति की बैठक में भाग लेने के लिए कोलकाता जा रहे थे। उनका एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी था। वो राज्य की पेशकश की गई स्टैम्प शुल्क सेवा का लाभ उठाने के लिए राजराहट में एक नया फ्लैट पंजीकृत कराना चाहते थे। ऑक्सफोर्ड रिसर्च एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित हुआ विकलांग चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि के विषय पर एक लेटेस्ट रिसर्च। दोस्तों, हाल ही में ऑक्सफोर्ड रिसर्च एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ में एक समावेशी चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा पर लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया गया है। इसमें विकलांग चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि पर टिप्पणी की गई है। सहलेखकों में विकलांगता अनुसंधान चिकित्सा छात्रों के साथ साथ वैश्विक उत्तर और दक्षिण दोनों के विकलांग लोग शामिल हैं। विश्व स्तर पर चिकित्सा शिक्षा में विकलांगता समावेशन के बारे में अभी भी बहुत कम संशोधन कार्य हुआ है, विशेषकर भारत में, लेकिन अब आप इसके बारे में जान सकते हैं। RCPDA, RPDA और UGC सभी समावेशी शिक्षा और उच्च शिक्षा का उल्लेख करते हैं, लेकिन हमेशा चिकित्सा शिक्षा को बाहर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग पर मुकदमा चलाया गया तो ये बहाना बनाने की कोशिश की गई कि चिकित्सा शिक्षा तकनीकी शिक्षा है, कोई उच्च शिक्षा नहीं। लेकिन अब एक एक कर इस विषय पर चर्चा की शुरुआत हो रही है। आइए सुनते हैं कि इस आर्टिकल में आखिर क्या लिखा गया है। 2 दशकों के लिए चिकित्सा शिक्षा में नेताओं ने विकलांग लोगों सहित सामान्य आबादी को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए चिकित्सक कार्यबल के भीतर विविधता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया है। ऐतिहासिक रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए चिकित्सा शिक्षा में कई बाधाएं आती हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की शुरुआत में आगे बढ़ रहे हैं, शोधकर्ता विकलांगता के मूल्य को विविधता के रूप में आसानी से सामने रखकर मेडिकल स्कूल शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए इन बाधाओं को कम करने या समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। विकलांग लोगों के लिए समावेशी और सुलभ सिखाने का वातावरण सभी शिक्षार्थियों को लाभान्वित करता है। इन निष्कर्षों को स्वास्थ्य सेवा के पेशे में ले जाने से रोगियों और चिकित्सकों के बीच सहानुभूति दिखाने के लिए और अधिक सबूत मिलते हैं, जो कि सहानुभूति और रोगी केंद्रित देखभाल के साथ रोगी होने के जीवित अनुभवों के माध्यम से होता है। विकलांग शिक्षार्थियों और चिकित्सकों, उनके जीवन के अनुभवों
और चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशे में पर्यावरण और मानकों में योगदान करने वाले सहयोगियों को शामिल करने के साथ समान अवसरों और सुधारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया जा सकता है, जो अंततः सभी को लाभान्वित करता है। क्या मानसिक बीमारी के लिए उपचार से इनकार बन सकता है तलाक का आधार? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। दोस्तों, जानते हैं इस केस में क्या हुआ। हाल ही में एक औरत ने दावा किया है कि उसके पति और उसके दोस्तों ने उसे जबरदस्ती एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसे दवा की भारी खुराक दी गई और पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का झूठा निदान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले पर रोक लगा दी, जिसने पत्नी द्वारा कथित मानसिक बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार लेने से इनकार करने के बाद मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक दिया गया था। केरल उच्च न्यायालय ने 1869 के तलाक अधिनियम के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक देने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका पर ये आदेश पारित किया है। दोस्तों, लेकिन सवाल ये है कि क्या पति और पत्नी के बीमारी को स्वीकार करने से इनकार करने पर या इलाज से इनकार करने पर इसे क्रूरता कहा जा सकता है, और क्या इस आधार पर तलाक दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट इस पर जांच करने के लिए सहमत हो गई है। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने नोटिस जारी किया और केरल उच्च न्यायालय के 3 सितंबर 2021 के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक जोड़े को तलाक देने के लिए कहा गया था। इसमें कहा गया था कि डिसरप्टिव बिहेवियरल डिसऑर्डर यानी कि विघटनकारी व्यवहार विकार तलाक के आधार के रूप में क्रूरता की तरह माना जा सकता है। इस कारण से नहीं कि ये उस बीमारी के लिए जिम्मेदार है, बल्कि इस कारण से कि कोई बीमारी को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और बीमारी का इलाज करने के लिए तैयार नहीं होता है। फ्रेंड्स, इस केस में पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, लेकिन उसने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया है और इलाज करवाने और ऐसी बीमारी से बाहर आने का इनकार कर रही है। लेकिन ये एक दावा है जिसे पत्नी ने ये कहते हुए चुनौती दी है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और वो इसका ख्याल रखती है। उसके 2 बच्चे और उसके पड़ोसियों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विपिन नायर ने कहा कि ये कानून की एक स्थापित स्थिति है कि पति या पत्नी का तलाक किसी भी मानसिक बीमारी के डिग्री के कारण नहीं हो सकता, भले ही बीमारी के चलते असामान्य व्यवहार हो रहा हो जो सामान्य वैवाहिक जीवन में अपेक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक विकार से ग्रसित है, जैसा कि पत्नी के मामले में गलत तरीके से बताया जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से इस तरह के किसी भी मानसिक विकार से पीड़ित होने का इनकार करती है, वो स्वयं है पति द्वारा की गई क्रूरता और मानसिक उत्पीड़न का एक नतीजा। दोस्तों, इस दंपति ने 2001 में ईसाई रीति रिवाज से शादी की और 2002 और 2009 में उनकी 2 बेटियां हुई। पति ने भारतीय तलाक अधिनियम 1869 के तहत वर्ष 2012 में तलाक के लिए अर्जी दी। एक पारिवारिक अदालत ने कहा कि महिला ने फरवरी 2011 में वैवाहिक घर छोड़ दिया, इसीलिए परित्याग के आधार पर तलाक देने के लिए कोई मामला ही नहीं बनता है। इसने पत्नी की मानसिक स्थिति में भी कुछ गलत नहीं पाते हुए पत्नी के दिमाग की अवस्था के आधार पर तलाक को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट फैमिली कोर्ट के इन दोनों निष्कर्षों से सहमत था, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट इस निष्कर्ष से भी सहमत था कि पति क्रूरता के आधार पर तलाक का हकदार था, क्योंकि उसकी पत्नी पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नोट किया कि तलाक केवल सिजोफ्रेनिया की पीड़ा के कारण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इसने मामले को अलग कर दिया है, क्योंकि ये अदालत हाईकोर्ट इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती है कि महिला ने बीमार होने की बात स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मानसिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद वो इलाज कराने और ऐसी बीमारी से बाहर आने के लिए भी तैयार नहीं थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि वो अपनी समस्या को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकती है। वास्तव में डॉक्टर ने उसकी समस्या का निदान किया है, लेकिन फिर भी उसने मानने से इनकार कर दिया है और इलाज नहीं लिया है। ऐसी परिस्थितियों में पति को उस पत्नी के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसने इलाज लेने से इनकार कर दिया हो। लेकिन दोस्तों, याचिका में कहा गया है कि पत्नी जो एक योग्य नर्स है, उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि के साथ काम करने का अनुभव ये समझाएगा कि वो किसी भी प्रकार के मानसिक विकार से पीड़ित नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा कोई लक्षण उसमें नहीं था और केवल उसके पति द्वारा किया जा रहा ये एक आरोप था। श्री नायर ने न्यायमूर्ति सरन की अगुवाई वाले पीठ के समक्ष तर्क दिया है कि पत्नी का मानसिक उपचारों से तथाकथित इनकार विवाह के विघटन के लिए एक वैध आधार बन जाता है, तो ये भी हो सकता है कि तलाक लेने के लिए अपनी पत्नियों की देखभाल करने से इनकार करने वाले पतियों के लिए एक बहाना ही मिल जाएगा। पीठ ने पति को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। आईस्टेम कॉन्फ्लुएंस 2022 की घोषणा। दोस्तों, क्या आप आईस्टेम में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप अन्य विकलांग लोगों से जुड़ना चाहते हैं? क्या आप अपने कौशल को बढ़ाना चाहते हैं और आने वाली तकनीक के बारे में सीखना चाहते हैं? क्या आप अपना ब्रांड विकसित करना चाहते हैं और रोजगार के सार्थक अवसर तलाशना चाहते हैं? दोस्तों, आईस्टेम इस बार एक बेहतर, बड़ा और व्यक्तिगत माने कि इन पर्सन रूप से समावेशी स्टेम कॉन्फ्लुएंस 2022 की घोषणा करने के लिए उत्साहित है। इसमें सभी विकलांग लोगों को उनके कौशल या पिछले अनुभव के साथ आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल होकर आप पेशेवर नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और अपस्किलिंग से लाभ उठा सकते हैं। आईस्टेम कॉन्फ्लुएंस 2022 25 और 26 मार्च 2022 को आईबिस नई दिल्ली एरोसिटी में आयोजित किया जा रहा है। इस साल के आयोजन में आईस्टेम की पेशकश कार्यालय और प्रशिक्षण कार्यक्रम समुदाय के भीतर और नियोक्ता भागीदारों के साथ नेटवर्किंग और एक वैकल्पिक आइडियाथॉन हैकेथॉन का शुभारंभ शामिल होगा। साथ ही आईस्टेम की डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पेशकशों का लॉन्च भी इस समय किया जाएगा। इस साल समावेशी स्टेम कॉन्फ्लुएंस के हिस्से के रूप में प्रतिभागियों को नवीनतम तकनीक, व्यक्तिगत ब्रांडिंग, सुलभ अपस्किलिंग और बहुत कुछ से अवगत कराने के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इन कार्यशालाओं या वेबिनार का कार्यक्रम शीघ्र ही उपलब्ध होगा। दोस्तों, पिछले कार्यक्रमों के दौरान भागीदारों ने समुदाय के साथ बातचीत को सबसे अधिक फायदेमंद पाया है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर काम के अवसर मिल जाते हैं। इसे देखते हुए समुदाय के भीतर भागीदारों के साथ नेटवर्किंग संगम का एक प्रमुख घटक भी इस कार्यक्रम में शामिल होगा। तो जल्द से जल्द रजिस्टर कीजिए आईस्टेम कॉन्फ्रेंस 2022 के लिए। इसके लिए आईस्टेम कॉन्फ्रेंस 2022 की वेबसाइट पर आपको गूगल फॉर्म की लिंक उपलब्ध कराई गई है। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी
admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। My name is Ajit Wadekar, former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of flight. तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद अब वक्त लाइफ विदाउट साइट सेगमेंट का। दोस्तों, इस सेगमेंट के अंतर्गत प्रोवाइड करवाई जा रही ऑडियोज हमें लाइफ विदाउट साइट की ओर से प्रदान की गई हैं। अगर इन ऑडियोज में किसी भी तरह की कोई गलत या अपवादपूर्ण जानकारी दी जाती है तो रेडियो उड़ान इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे गणितज्ञ उपकरणों की। गणितज्ञ उपकरण ऐसे उपकरण जिनकी सहायता से दृष्टि बाधित गणित के कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्री किट की। ज्योमेट्री किट आम किट की तरह ही होती है। इसमें ब्रेल रूलर, ब्रेल कंपास, ब्रेल प्रोटेक्टर, रेज लाइन ग्राफ इत्यादि मिलते हैं। इनकी मदद से कोई भी आकृति, कोई भी कोण, कोई भी त्रिकोण, कोई भी आर्क आसानी से लगाई जा सकती है या फिर किसी भी आकृति का मापन आसानी से किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं टॉकिंग कैलकुलेटर की। टॉकिंग कैलकुलेटर आम कैलकुलेटर की तरह ही होता है। फर्क इतना है कि इसमें आप जो भी बटन दबाएंगे वो बोलकर बताएगा, जिसकी वजह से और आसान हो जाता है दृष्टिबाधितों के लिए इसको इस्तेमाल करना। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं अबेकस। अबेकस एक ऐसा उपकरण है जो कि प्राथमिक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत आसानी से बच्चों को मदद करता है जमा, घटा, गुणा, भाग जैसे सवाल करने में। इसमें बिना पेंसिल, पेन, नोटबुक के आसानी से कोई भी सवाल को मस्तिष्क में ही हल किया जा सकता है। फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं टेलर फ्रेम की। टेलर फ्रेम एक लकड़ी का ऐसा फ्रेम होता है जिसमें सिल्वर शीट लगी हुई होती है और अष्टकोणीय छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में टाइप्स की मदद से लिखा जाता है और ये टाइप्स भी दो तरीके के होते हैं जिसमें आप गणित के सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी विद्यालयों में इसी को इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को गणित सिखाने में और बच्चे बड़े से बड़े गणित के सवाल भी आसानी से इसकी मदद से हल कर लेते हैं। देखा बालक, मैथमेटिक्स है कितनी आसान। हाँ, मैथमेटिक्स को सीखना और समझना वाकई बहुत आसान है। इसको ज्यादा समझने के लिए दिव्या स्टडी टाइम जैसे YouTube चैनलों की भी मदद ली जा सकती है। हाँ, ये मेरी लाइफ और मेरी एजुकेशन दोनों के लिए ही बहुत उपयोगी है। अगले ऑडियो में एजुकेशन और जॉब के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, एजुकेशन के बारे में क्या? अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज और अलग अलग इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अच्छा, और जॉब? गैर सरकारी और सरकारी विभागों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी जॉब की संभावनाओं के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अच्छा, वाह, जय हो, जय हो। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद जरूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। रशिया यूक्रेन युद्ध के विकलांगों पर परिणाम। यूक्रेन में लाखों विकलांग लोगों को छोड़ दिया गया, चैरिटी समूहों को डर और चिंता। एमपी में पुलिस के साथ पहुंचे हिंदू जागरण मंच के और प्रजापति समाज के लोग। कछवा बरखेड़ा की मूक बधिर पर रेप का मामला। चेन्नई राइट्स एक्टिविस्ट ने 2500 की व्हीलचेयर सेवा के लिए एयरलाइंस की है खिंचाई। आईस्टेम कॉन्फ्लुएंस 2022 की घोषणा। कोलकाता जा रहे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर
व्हीलचेयर के साथ बेंगलुरु हवाई अड्डे पर फंसे। ऑक्सफोर्ड रिसर्च एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित हुआ विकलांग चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि के विषय पर एक लेटेस्ट रिसर्च। क्या मानसिक बीमारी के लिए उपचार से इनकार बन सकता है तलाक का आधार? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। विकलांग अधिकार कार्यकर्ता ने जम्मू विश्वविद्यालय को उपहार में दिया ब्रेल लिपि साहित्य। पीएम मोदी ने कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण को समर्पित आर्ट गैलरी का किया उद्घाटन। दृष्टिबाधितों के लिए आर.के. लक्ष्मण के बारे में म्यूजियम में लगाए गए 60 ब्रेल पैनल्स। तमिलनाडु सरकार ने अपना निर्णय लिया वापस। विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्गठित कल्याण बोर्ड पर रोक दिया जियो। डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट ने ली राहत की सांस। यूजीसी ने बढ़ाई विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप आवेदन की समय सीमा। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।